प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे बेसलाइन टेस्ट 2021-22। इसमें कुछ जनरल जानकारी है, जैसे कक्षा लिखी है, यहाँ पर दिनांक है, जिस भी दिनांक को हमारा पेपर होता है उस दिनांक को यहाँ पे हम नोट करते हैं। साथ में यहाँ विषय गणित है, यहाँ आपका नाम, स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, कुल अंक 50, ये 50 अंक का पेपर है और प्राप्तांक जितने भी आपको मिलेंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे 3 स्तर है, एक 3 से 5 स्तर, 6 से 8 स्तर और 8 स्तर पूर्ण। तो यहाँ पे अंकों के आधार पर बॉक्स में टिक लगाया जाएगा। कैसे? अगर 0 से लेकर 20 तक अगर आपको अंक मिलते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे 20 तक अंक अगर आपको मिलते हैं तो इस बॉक्स में टिक किया जाएगा। अगर 20 से अधिक, 20.1 का मतलब यहाँ 20 से अधिक है, क्योंकि 20.1 तो अंक मिलेंगे नहीं, पॉइंट में नंबर जनरली 0.1 में तो नहीं मिलेगा। तो 20.1 मतलब 20 से अधिक और 40 तक अगर आपको अंक मिलते हैं तो आपका स्तर जो है 6 से 8 का होगा, और 40 से अधिक 50 तक अगर आपको अंक मिलते हैं तो आपका 8 स्तर पूर्ण माना जाएगा, इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ लिंग लिखा है, तो जिस भी बॉक्स में लड़का है तो लड़का और लड़की है तो लड़की, उसमें टिक कर सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद में विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें लिखी हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे कौन कौन सी बातें लिखी है। कृपया प्रश्न के साथ में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। मतलब यह है कि कोई भी प्रश्न अगर आप हल करते हैं तो निर्देशों को पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही हल करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी प्रश्नों को सहजता से हल करे, तो मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सहजता से हल करना है, इस टाइप से। तीसरा है, प्रश्नों को हल करने की समयावधि 75 मिनट है। तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे। अब हम आते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चंस है। टोटल इसमें जो 25 क्वेश्चंस है उसको हम हल करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। तो इसमें 234 गुणा 4 लिखा है, तो 234 का गुणा 4 के साथ करेंगे, तो गुणा कर देना है सिंपली। 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, फिर हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये होगा 936। 234 और 4 का गुणा। अगला है, दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। 905 में भाग देना है 10 का, तो गलती नहीं करना है, बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक इसको करना है। तो 905 में 10 का भाग देते हैं हम। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, तो सेकंड पॉइंट डाल देता हूँ मैं। क्या करना है, 905 में कितने का भाग देना है, 10 का। तो 9 बार भाग जाएगा, 10 कम 90, यहाँ आएगा 0 0, यहाँ आएगा 5। अब 5 आने का मतलब है कि 5 10 से कैसा है, छोटा है, तो यहाँ 0 बार भाग जाएगा, यहाँ आएगा 0 और वापस से आएगा फिर 5। अब आगे संख्या नहीं है, तो बस ये आपका हो गया यहाँ पे भागफल, और ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है। और प्रश्न में क्या क्या पूछा था? प्रश्न में पूछा है भागफल और शेषफल। तो भागफल कितना आ गया, 90 आ गया, यहाँ लिखेंगे 90, और शेषफल कितना आया है, 5 आया, तो इसको यहाँ लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से रुपये 137 की कॉपियाँ और रुपये 86 के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए? तो देखो, कॉपियाँ खरीदी 137 रुपये की और पेन खरीदे 86 रुपये के, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। तो 4 में से एक ऑप्शन आपको टिक लगाना है। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे 137 और 86 को, देखिए इसको थर्ड नंबर देते हैं, 137 और 86 को जोड़ेंगे हम यहाँ पर, तो 7 और 6 13 के 3, हासिल का 1, 3 और 8 11 और 1 12 के 2, हासिल का 1 3, तो ये आ जाएगा 323 रुपये। मतलब रोहन दुकानदार को कुल 323 रुपये देगा। 323 नहीं आएगा, ये 223 आएगा ना, 1 और 1 2 ही होगा, 223 रुपये। तो 323 वैसे है भी नहीं ऑप्शन, तो 223 ही सही है इसका, है ये 223। तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये आकृति दी है और इसमें इतना भाग छायांकित दिया है, और बोला है कि जो आकृति आपको दी गई है और छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस आकृति के टोटल भाग कितने हैं। देखेंगे यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, तो हर में आएगा 8,
8 भाग है तो हर में 8 आएगा। कितने भाग को छायांकित किया है? एक भाग को छायांकित किया है, तो यहाँ ऊपर आएगा 1, मतलब 8 में से एक भाग को छायांकित किया गया है, ऐसे कहेंगे इसको। अगला है, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड की परिमाप होगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको समझना है। 5वां क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है? किसी आयताकार कार्ड के, मतलब एक कार्ड जो है वो आयत के आकार का है, और आप जानते हैं आयत किसको बोलते हैं? आयत का मतलब होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा रहती है और चौड़ाई कम रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और साथ में क्या बोला है? चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। और प्रश्न में बोला है कार्ड का परिमाप ज्ञात करना है, तो ये कार्ड जो है आयत के आकार का है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर की माप होता है। तो ये आयत के आकार का है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजाएं ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। तो 2 भुजाएं मालूम है, मतलब हमको चारों भुजाएं पता चल गई, क्योंकि आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती है। अब हमको निकालना क्या है? तो निकालना है आयताकार कार्ड का परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की माप। तो सिंपली हम क्या करेंगे? किसी एक पॉइंट से चलेंगे और चारों ओर घूम लेंगे और देखेंगे। यहाँ से चलना अगर स्टार्ट करते हैं तो 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर, इनको जोड़ लेंगे तो 10 और 10 20, और ये 8 और 8 16, 20 और 16 होगा 36। और लंबाई चौड़ाई का जो मात्रक है वही परिमाप का भी मात्रक होता है, तो इस तरह से कितना आ जाएगा हमारा? 36 सेंटीमीटर आएगा। तो हम इस पर टिक लगाएंगे। अगला है, रेनू अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। मतलब रेनू जो है 6 दोस्तों के साथ, 6 दोस्त हैं के साथ गोलगप्पे खाने के लिए गई। दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर बराबर खाए तो बताइए प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए। अब देखिए 6 दोस्त हैं और 72 गोलगप्पे खाए, तो इसको ऐसा आप हल कर सकते हो 6वें क्वेश्चन को। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रत्येक साथी को, प्रत्येक का मतलब होता है एक, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं हल कि 6 दोस्तों ने खाए कितने गोलगप्पे? 72 गोलगप्पे। छह दोस्तों ने 72 गोलगप्पे खाए, इसीलिए एक दोस्त ने, या प्रत्येक व्यक्ति की बात यहाँ पे कर रहे हैं, प्रत्येक साथी की बात कर रहे हैं, मतलब दोस्त की बात कर रहे हैं। एक दोस्त ने खाए तो क्या करेंगे? लास्ट की संख्या और नीचे की संख्या का गुणा करेंगे, तो 72 गुणा 1, और बटे में कितना आएगा? 6। 6 एकम 6 आएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो यह होगा 12 एकम 12। और यहाँ पे लिखेंगे गोलगप्पे, यहाँ गोलगप्पे है तो यहाँ पे भी गोलगप्पे लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा 12 गोलगप्पे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है कि संख्या 4075 में एक संख्या जोड़ने पर 9240 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है? देखो इसमें कोई संख्या ऐसी है, इन तीनों में से या फिर इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन हो सकता है। तो संख्या जो दी है इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखो, इसको आप, एक तरीका तो ये है कि पहले इसको आप जोड़ के देखेंगे कि इतना आता है या नहीं, फिर इतना जोड़ के देखेंगे, फिर इतना जोड़ के देखेंगे। तीनों को जोड़ के देखने के बाद अगर नहीं आता तो कहेंगे इनमें से कोई नहीं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि बोला है कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि संख्या में क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 9240 में से 9240 में से
घटाएंगे 4075। तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखो 0 में से 5 नहीं जाता तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 5 गए 5, हासिल का 1। 4 में से 8 नहीं जाता, 7 और 1 8, तो 4 का करेंगे 14, तो 14 में से 8 गए आएगा 6, फिर हासिल का 1, 2 में से 1 गया 1, और 9 में से 4 गया 5, तो ये आएगा 5165। तो 5165 यहाँ पर है, तो ये होगा हमारा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखें। तो यहाँ पे एक भिन्न दिया है 4/40 और इसके बराबर यहाँ अंश में 2 दिया है और बोला है हर में कितना आएगा, बॉक्स खाली रखा है और ऐसा मान यहाँ पर लिखना है कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो देखो आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हो, यह 4 है तो उसका आधा यहाँ 2 है, 4 है उसका आधा यहाँ 2 है, यहाँ 40 है तो 40 का आधा कितना होगा 20। ऐसे ही समझोगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 2 का दुगुना 4 है, यहाँ कितना लिखे कि उसका दुगुना 40 हो जाए, तो 20 का दुगुना 40 होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी में कुल 158 अलमारियां हैं। एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में कुल 158 अलमारियां हैं, तो अलमारियों की संख्या है 158। यदि एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाए तो सभी अलमारियों में कुल कितने किताबें रखी जाएंगी। तो देखो क्या बोला है कि अलमारियों की संख्या 158 है, एक अलमारी में 25 किताबें, तो हम यही तो हल कर लेते हैं इसको, क्योंकि एक अलमारी में बराबर 25 किताबें, इसीलिए 158 अलमारियों में बराबर इस संख्या का और इस संख्या का गुणा करेंगे, लास्ट की संख्या और नीचे की संख्या का गुणा। आगे पीछे लिख सकते हैं, तो बड़ी संख्या को मैं पहले लिख लेता हूँ और छोटी संख्या को मैं बाद में लिख देता हूँ, और यहाँ शुरू की संख्या का भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ 158 गुणा 25। अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर सिंपली आप गुणा कर सकते हैं। कितने कितने का गुणा करना है, 158 और 25 का। यहाँ लिखेंगे 158 गुणा 25 का गुणा कर लेते हैं। देखो पहले 5 का गुणा करेंगे तीनों के साथ, 5 8 40 के 0, हासिल के 4, 5 5 25 और 4 29, 29 के 9, हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7। क्रॉस लगा सकते हैं या 0 लगा सकते हैं। 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16 के 6, हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1, फिर हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ होगा 9 और 6 15 के 5, हासिल का 1, 7 और 2 9 और यहाँ आएगा 3। तो इस तरह से हमारा गुणा कितना आ गया 3950। तो यहाँ लिखेंगे सिंपली हम 3950 किताबें, और लाइब्रेरी है तो किताबें तो बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में 1/4 भाग को रेखांकित कीजिए। तो ये आकृति दी है, इसमें 1/4 भाग को रेखांकित कीजिए बोले या छायांकित कीजिए बोले, बात एक ही है। तो बटे में 4 है मतलब 4 भाग है, और ऊपर एक लिखा है मतलब 4 में से एक भाग को रेखांकित करना है। तो हम सिंपली इसको रेखांकित कर देते हैं, एक भाग को इस तरह से। अगला है, यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपये है तो एक पेन की कीमत होगी। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, चूंकि 4 पेन की कीमत बराबर रुपए 36, रुपए का चिन्ह हमेशा पहले लिखा जाता है, ध्यान रखना है। इसीलिए एक पेन की कीमत कितनी, तो लास्ट की संख्या और नीचे की संख्या का गुणा करेंगे, 36 गुणा 1, और शुरू की संख्या का भाग देंगे। तो 4 एकम 4, 4 9 36, तो हो जाएगा 9 एकम 9। तो यहाँ आएगा एक पेन की कीमत कितने रुपए, 9 रुपये हो जाएगी। अगला देखिए क्या है, दिए बॉक्स में छोटा है, लेस देन, बड़ा है, ग्रेटर देन या बराबर का निशान लगाइए। तो देखो 55/100 लिखा है और यहाँ 56/100 लिखा है। यहाँ आप एक बात नोटिस करना
कि जो दोनों भिन्न हैं, दोनों के आधार समान है, यानी हर समान है, आधार नहीं हर समान है। और जब दोनों के हर समान हैं तब आपको बस आसान हो जाता है काम कि जो ऊपर की संख्याएं हैं बस ये देख लो कौन सी बड़ी है, क्योंकि हर समान होने पर संख्या बड़ी है या छोटी है बताना बड़ा आसान हो जाता है। तो दोनों के हर कैसे हैं? समान हैं। दोनों के हर समान है तो अंश देख लेना है, कौन सा अंश बड़ा है? ये 56 बड़े हैं और 55 छोटे हैं। तो हम कहेंगे 55/100 जो है ये छोटा है 56/100 से। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 56/100 बड़ा है 55/100 से। तो ये कुल मिला के छोटा और ये बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा छोटा है का। अगला है नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल बॉक्स है वो कितने हैं। तो देखो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 गुना 10 100 है। आप ऐसे भी ले सकते 10 20 30 ऐसे करते करते 100 बॉक्स है। तो टोटल हमारे पास जो बॉक्स है वो 100 है। इसमें से ये देखेंगे 100 बॉक्स है तो यहाँ लिख देंगे 100, ठीक, यहाँ पे भी लिख देते हैं 100। अब पहले देखते हैं छायांकित भाग। छायांकित भाग कितने हैं? तो छायांकित मतलब ये इस तरह से जो छायांकित किए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है। अब 100 में से 20 बॉक्स जो है वो छायांकित है, तो बचे 80 भाग कैसे हैं? अछायांकित है, क्योंकि टोटल 100 है ना। अब इसको दशमलव में लिखना है, तो देखो दशमलव में लिखना है तो जो हर है 1 के बाद 2 जीरो है या 1 पर 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। 1 पर 2 जीरो है, 1 पर 2 जीरो है और दशमलव में लिखना है तो जितने जीरो है उतने अंक छोड़कर क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। और दशमलव के पहले कुछ नहीं तो आप जीरो लगा सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? देखो 1 पर 2 जीरो है मतलब 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हैं। तो इस तरह से छायांकित भाग को हमने दिखाया 0.20 के रूप में और अछायांकित भाग को दिखाया 0.80 के रूप में। अब देखो दशमलव के बाद अंक है और अंक के बाद जीरो है, तो इधर कितने भी जीरो हो नहीं लिखा तो भी चलता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.2, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.8, तो भी ठीक है, और यहाँ लिखा तो भी ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने रोहिणी को एक सलवार सूट पर रुपये 25.50 छूट दी। मतलब दुकानदार ने क्या किया, रोहिणी ने जो सलवार सूट खरीदा उसको सलवार सूट पर 25 रुपये 50 पैसे की छूट दी। यदि सूट की कीमत 500 रुपये है तो छूट के बाद सूट की क्या कीमत होगी? तो सलवार सूट जो है उसकी कीमत है 500 रुपये। ये कर लेते हैं, इसको ले आइए इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो सलवार सूट है 500 रुपये का, ठीक, और छूट कितनी मिली है 25.50 की, तो यहाँ लिखेंगे 25 और दशमलव के बाद का अंक इधर लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं। 500.00 मतलब 500 ही होता है और 25.50 की छूट मिली। छूट मिलने का मतलब क्या है? इतना कम होगा। तो चलो हल कर लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाता तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 5 गए 5, तो दशमलव के नीचे बराबर दशमलव आएगा। हासिल का 1, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 6 गया 4, हासिल का 1, 0 में से 3 नहीं जाता तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 3 गया 7, हासिल का 1 और 5 में से 1 गया 4, तो 474.50 मतलब 474 रुपये 50 पैसे। तो ये है 474 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 15। कबीर एक किताब के कुल पन्नों में 3/5 भाग को एक दिन, 1/5 भाग को दूसरे दिन पढ़ा। कबीर ने क्या किया, एक किताब है, उस किताब के जो पन्ने हैं तो उसका 3/5 भाग, किताब का 3/5 भाग एक दिन पढ़ा उसने और 1/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। तो एक दिन में 3/5 भाग,
दूसरे दिन में 1/5 भाग, और कुल किताब है एक। बताइए कबीर ने किताब के कितने हिस्सों को पढ़ लिया? तो एक दिन में 3/5 और दूसरे दिन में 1/5, इतना पढ़ा उसने। तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो पता चलेगा कि जो कबीर है उसने किताब को कितना पढ़ लिया। एक दिन में 3/5 पढ़ा, दूसरे दिन में 1/5 पढ़ा, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ लिखते 15। कितना कितना 3/5 एक दिन पढ़ा और 1/5 दूसरे दिन पढ़ा, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों के हर समान है तो एलसीएम उतना ही आएगा। और जब हर समान होता है तो हम अंशों को जैसा का वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4/5। तो पूछा है पढ़ लिए, कबीर ने कितना किताब को पढ़ लिया? तो 4/5। अब कितना शेष है पढ़ने का? तो देखो इतना तो उसने कबीर ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो किताब है वो पूरी एक किताब है, उसमें से 4/5 को पढ़ लिया। पढ़ लिया मतलब इतना माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा? शेष कितनी बच गई किताब पढ़ने की? क्योंकि एक किताब है उसमें से 4/5 भाग को पढ़ लिया ना। पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब ये है कि इतना भाग माइनस करेंगे पूरी किताब में से, तो पता चल जाएगा कि कितनी किताब पढ़ने की शेष है। तो एक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 4/5। तो एलसीएम कितना आएगा? दोनों का गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 आएगा। 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 ही आएगा। माइनस 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं 5 एकम 5 और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। इस तरह से 5 में से 4 का 1 और बटे में आएगा 5। तो यहाँ आएगा 1/5। तो अगला क्वेश्चन है, दीपू अपनी नानी माँ से मिलने गया। दीपू अपनी नानी माँ से मिलने गया। उसने 0.48 किलोमीटर की दूरी रिक्शे से और 6.64 किलोमीटर की दूरी बस से तय की। तो बताइए उसने कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की? तो दोनों को जोड़ लेंगे, 0.48 और 6.64, दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि 0.48 वो गया रिक्शे से और 6.64 वो गया बस से, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखो 8 और 4 12 का 2, हासिल का 1, 4 और 6 10 और 11 का 1, यह दशमलव है, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7.12। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। उसके बाद में दी गई आकृति का परिमाप बताइए। परिमाप मतलब चारों ओर की माप, और बोला है प्रत्येक जो भुजा है वो 1 इकाई के। तो यही से चलना स्टार्ट करते। 1 इकाई का मतलब ये भी 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, मतलब प्रत्येक भुजा जो है वो 1 इकाई की। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 16 इकाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 इकाई, तो लिखा हुआ है पहले। तो इस तरह से आपका परिमाप वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो ये जो आकृति है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा है आयत। और इधर की जो आकृति है इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो ये है वर्ग। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा पूरी आकृति का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यही हल कर लेते हैं इसको। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 गुणा 3 18, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल इसका। फिर उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब होता है भुजा गुना भुजा, या भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं।
तो भुजा गुणा भुजा मतलब 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताना है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 9 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखा हुआ है। इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन 18। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। इसमें बोला नीचे दी गई आकृति में से इसके एक कोने से एक वर्ग कम कर देने पर उसका परिमाप घटेगा, बढ़ेगा या बराबर रहेगा। देखिए ये पहली आकृति दी है और फिर इसमें से क्या करना है, एक कोना कम कर रहा है। तो देखो अगर आप यहाँ से चलते हैं, परिमाप मतलब चारों ओर की माप तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर आप आए तो आपने 20 दूरी तय की। अगर प्रत्येक को हम 1 इकाई माने तो 20 इकाई हो गए। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर भी 20 इकाई हो रहा है। मतलब एक कोना कम कर देने से, वर्ग का एक कोना अगर कम करते हैं तो परिमाप ना तो घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। कैसा है, बराबर होगा। हम कहेंगे बराबर रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रिड में दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये आकृति दी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, जो आधे आधे है, देखो जैसे यहाँ से चले, ये आधा है और ये आधा है, आधा आधा एक हो जाएगा, एक, ये आधा और आधा एक, 2 हो गया, ये 3, उसके बाद ये 4 5, ये आधा और ये आधा 6, ये आधा और ये आधा, ये हो गया 7। अब पूरे हम बॉक्स गिन लेते हैं। 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो हम लिखेंगे 24। और क्षेत्रफल है तो ये आएगा वर्ग इकाई, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं इकाई वर्ग, हम लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष के कुल महीनों का 3/4 भाग कितना होता है। तो देखो वर्ष बोला है तो एक वर्ष जो होता है उसमें होते हैं 12 महीने, और बोला है वर्ष के कुल महीनों का मतलब 12 महीने जो है इसका 3/4। तो हम लिखेंगे 12 का 3/4 भाग, तो होगा 12 का मतलब गुणा 3/4, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 9 महीने। अगला है 22वां हल करें, 9/18 और 3/6। तो हल करना है तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 18। 18 में 18 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 ही आएगा, प्लस 18 में 6 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 होगा, मतलब 18/18 होगा। और यहाँ आ जाएगा 18 एकम 18, 18 एकम 18 मतलब एक बार। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ 18 और यहाँ 6 लिख दिया, 2 का भाग देते हैं, 2 9 18, 2 तिया 6, फिर 2 का भाग नहीं जाता, 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, और यहाँ 1, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो इस तरह से यह ऐसे आता है एलसीएम। अब अगला है खाली बॉक्स में छोटा है बड़ा है या बराबर है का चिन्ह भरना है। देखो -34 और 9 दोनों में से कौन छोटा है, -34। इसमें देखेंगे ये 6 है, ये -6, माइनस वाली संख्या छोटी होती है, 6 बड़े हैं, -7 दोनों बराबर हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पूर्णांकों को संख्या रेखा पर अंकित करना है। 9 को अंकित करना है तो यहाँ कहीं पे 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से 9 को हमने अंकित कर लिया, या -1 -2 -3 ऐसे लिख सकते हैं। 9 को हमने अंकित कर दिया। उसके बाद बोला है -6 को अंकित करना है तो कहीं पर 0 ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ये -6 को अंकित कर दिया। आप चाहो तो इधर 1 2 3 4 5 ऐसा लिख सकते हैं, -6 को और 9 को हमने अंकित कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करके दिए गए पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो हम इसका सिंपली गुणा कर लेते हैं।
यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 8 होगा, -8 होगा। तो यहाँ 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8 यहाँ गया। अब यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों का गुणा जो है ये आ गया -8। इस तरह से 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे नाम आएगा, पालक का नाम यहाँ पे आएगा, माता पिता में से किसी का भी नाम आ सकता है, यहाँ हस्ताक्षर, या विषय शिक्षक का नाम, यहाँ हस्ताक्षर, और यहाँ पे प्राचार्य का नाम और हस्ताक्षर। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन पेपर ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।